हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर में। और दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से मूलाधिकारों की मांग कहाँ से स्टार्ट हुई और किस तरह से मूलाधिकार हमें दिए गए और कहाँ से कहाँ तक मूलाधिकार आया। और इसमें हमने देख लिया था अनुच्छेद 12 और 13। तो आज हम देखेंगे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, जिसमें क्या है, हमारा समानता का अधिकार है। कौन सा अधिकार दिया गया इसमें दिया गया हमें समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये किसमें है? अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य है। तो आज हम देखते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। तो इसमें आज हम देखते हैं पहला अनुच्छेद 14। ये क्या कहता है? ये कहता है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समता का अधिकार वह दूसरा क्या है? विधि का समान संरक्षण। समान संरक्षण। तो दोस्तों, अनुच्छेद 14 को हम समझते हैं अब। तो अनुच्छेद 14 में जो पहली लाइन है, विधि के समक्ष समता का या समानता का अधिकार। तो इससे दोस्तों हम समझते हैं कि सभी व्यक्तियों को, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी, व्यक्ति से मतलब क्या है यहाँ पे, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी, ये सभी नागरिकों पे लागू होगा भारत के राज्य क्षेत्र में। भारत के बाहर नहीं, जो भारत का राज्य क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र, उसमें ये सभी व्यक्तियों पे लागू होगा, सभी को समान समझा जाएगा। इसके तहत कि सभी व्यक्तियों पे भारत का जो कानून है वो समान रूप से लागू होगा। लेकिन दोस्तों, इसमें एक प्रॉब्लम थी कि अगर सभी को समान मान लेंगे तो क्या हम महिला और बच्चों को पुरुषों के समान मान सकते हैं? और जो विकलांग है सभी को क्या एक कैटेगरी में हम शामिल कर सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसा नहीं कर सकते हम बिल्कुल भी। तो इसीलिए, क्योंकि नकारात्मक प्रकृति का था कि सभी को समान कैसे मान सकते हैं हम? बिल्कुल भी नहीं मान सकते, क्योंकि महिलाएं अलग है, बच्चे अलग है और वो सामाजिक रूप से थोड़ा पिछड़े भी होते हैं। और विकलांग नहीं बोलूँगा मैं, दिव्यांग, जो कि हमारे अब जो विधि के समक्ष समता का अधिकार है, इसमें ये प्रॉब्लम थी। तो फिर आया दूसरा कॉन्सेप्ट, विधि का समान संरक्षण। दोस्तों, ये क्या है विधि का समान संरक्षण? दोस्तों, ये चीज़ है कि इसमें बताया गया कि जैसे समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना या समान उनको कानून के अनुसार संरक्षण देना। जैसे महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए अलग, और जैसे बच्चे हैं, बच्चों के साथ बच्चों के जैसा ही व्यवहार करना या उनके बच्चों के साथ वैसा ही कानून लागू करना। जैसे कि हम देखते हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनके साथ एक अलग तरह का व्यवहार किया जाता है, और जो वयस्क होते हैं उनके साथ अलग तरीके से कानून लागू किया जाता है। जो उन पर जो अपराध करते हैं, जैसे कोई अपराध किया जाता है उनके द्वारा, तो उस पर अलग तरीके से कानून लागू होता है। और जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उन पे अलग तरह से लागू होता है, उन्हें बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। और वैसे ही महिलाएं, तो महिलाएं कभी कभार परिस्थितिवश उनसे ऐसा अपराध हो जाता है जो कि वो नहीं चाहते, ना चाहते हुए भी अपराध हो जाता है। और दूसरी बात, इसमें चीज़ देखी जाती है कि उसने जानबूझ के अपराध किया है या फिर उसकी परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उसे अपराध करने पर मजबूर होना पड़ा। तो कुछ ये चीज़ को देखकर विधि का समान संरक्षण लागू किया गया, ताकि बच्चों के तहत बच्चों के जैसा, महिलाओं के तहत महिलाओं के जैसा, और दिव्यांगों के पास उनके जैसा, और वयस्कों के साथ वैसा। तो विधि के समान संरक्षण का कॉन्सेप्ट ये लिया गया है। तो अनुच्छेद 14 हमने समझा। इसमें एक दो शब्द थे, जैसे व्यक्ति, वैसे मैंने मौखिक आपको बोल के बता दिया है। जो व्यक्ति शब्द है ये दोस्तों सभी के लिए लिया गया है। इस व्यक्ति शब्द में चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो, कौन से हो, भारतीय या विदेशी, कोई भी हो, सभी पे ये लागू होगा, इक्वली लागू होगा विधि के समान संरक्षण। और दूसरा दोस्तों, राज्य शब्द से मतलब है जिसमें सारी जो प्राइवेट संस्थाएं, निगम, कंपनियां, और भी जो भी अब जो सरकार के अनुदान से चलने वाली संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं, सहकारी समितियां, जितने भी जो राज्य के अंडर में आती है,
वो सारी चीज़ें क्या होंगी, राज्य की परिभाषा में शामिल होगी, जो कि हमने अनुच्छेद 12 में भी पढ़ा था। तो क्या होगा, इसमें सरकारी निगम, प्राइवेट कंपनियां सब आ जाएंगी। तो ये था अनुच्छेद 14। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अनुच्छेद 15। कौन सा वाला अनुच्छेद? 15। दोस्तों अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति व लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। लिंग के आधार पर विभेद कर प्रतिशत। दोस्तों क्या कर सकता है, क्या होगा कि राज्य धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। जन्म स्थान। तो दोस्तों अनुच्छेद 15 में ये लिखा हुआ है कि राज्य धर्म, नागरिकों के साथ धर्म, मूलवंश, जाति व लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। वो उन्हें सरकारी नौकरियां या और भी जो सरकारी सेवाएं हैं, राजनीतिक, सभी में क्या है कि उनमें जन्म स्थान, लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 15 है, ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। ये बाहरी व्यक्तियों पर, मतलब विदेशी लोगों पर लागू नहीं होता है। ये केवल जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये कुछ एक अनुच्छेद है जो कि भारतीयों पे ही लागू होते हैं, ये मूल अधिकार। तो इसमें कि राज्य, चाहे वो आदमी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वंश का हो, या फिर कहीं पर भी उसका जन्म हुआ, इस आधार पर राज्य उसके साथ विभेद नहीं करेगा। ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू है, ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों इसके कुछ अपवाद भी हैं जो हम देखते हैं। अनुच्छेद 15(3), जो 15(3) है ये हम देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध, स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष उपबंधों का प्रावधान राज्य द्वारा किया जा सकता है। विशेष उपबंध मतलब क्या होगा दोस्तों कि जो अनुच्छेद 15 है ये बात करता है कि धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता राज्य के द्वारा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अनुच्छेद 14 में बताया था कि सभी में कुछ विभिन्नताएं होती हैं, तो उनके आधार पर उनके समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। उसी तरह स्त्री और बच्चों के लिए जो अनुच्छेद 15 के तहत जो भी सरकार अगर कुछ कार्य करती है, उनके लिए कुछ विशेष उपबंध करती है, तो उसके लिए अनुच्छेद 15 उसको रोकेगा नहीं। राज्य जो सरकार होती है अपनी, उसको इसके लिए विधि बनाने से नहीं रोकेगा। तो जैसे कि स्त्री कल्याण और बच्चों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं चलाते हैं, तो इसी जो अनुच्छेद 15 का 3 है, धारा 3, उसी के तहत किया जाता है सारा कार्य। और जो अनुच्छेद ये अनुच्छेद 14 है, इसमें मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति, दोस्तों कौन? राष्ट्रपति। हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी राजदूत, व संसद सदस्य। तो दोस्तों अनुच्छेद 14 के कुछ अपवाद है जिनमें हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति है
राष्ट्रपति व राज्यपाल इनके कार्यकाल के दौरान इन पर कोई भी फौजदारी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा जो सिविल या दीवानी मामले होते हैं वो अगर इनके खिलाफ होते हैं तो उसमें भी 2 महीने की पूर्व सूचना पहले दी जानी चाहिए। तो ये कोई इनके अपवाद होते हैं। और जैसे विदेशी राजदूत, तो वियना संधि के अनुसार विदेशी जो राजदूत या मंत्री राजनयिक इन पर क्या नहीं किया जा सकता, जो हमारे जो कानून है ये लागू नहीं होंगे, इनको अनुच्छेद 14 इन पर लागू नहीं होगा। और जैसे संसद सदस्य, इन पर क्या होगा, संसद व राज्य विधानसभा के सदस्यों का जो विधानसभा में जिनके बोले गए वक्तव्य या इनके द्वारा जो मताधिकार वगैरह प्रयोग किया जाना, वो अनुच्छेद 14 के तहत नहीं आएगा, उन पर इसके तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों हम देखते हैं अनुच्छेद 15(4). अनुच्छेद का 15 जो 4 है ये क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिक वर्ग व अनुसूचित जाति व जनजाति अनुसूचित जाति व जनजाति क्या होगा दोस्तों, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिक वर्ग व अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष उपबंध करने से अनुच्छेद 15 राज्य को नहीं रोकेगा। और इसके अलावा अब हम देखते हैं अनुच्छेद 15(5). दोस्तों ऐसी प्राइवेट संस्थाएं जिनमें ऐसी प्राइवेट संस्थाएं हुआ है सरकारी उपक्रम जिनमें क्या होगा, क्या हो सरकारी अनुदान प्राप्त हो, जो सरकारी अनुदान प्राप्त हो। इनमें क्या होगा, ऐसी संस्थाएं, ऐसी प्राइवेट और गवर्नमेंट संस्थाएं जो क्या हो सरकारी अनुदान प्राप्त हो, उनमें जो अनुसूचित जाति व जनजाति व पिछड़े वर्ग इनके लिए क्या किया जाएगा दोस्तों, विशेष उपबंध किया जाएगा। पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध। उपबंध किए जाएंगे। तो अनुच्छेद 15(5) के तहत जो अनुसूचित जाति जनजाति व जो भी पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, उनके लिए विशेष उपबंध करने से राज्य को अनुच्छेद 15 नहीं रोकेगा। और दोस्तों अब देखते हैं हम 15(6). अनुच्छेद 15(6) ये दोस्तों 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा है। तो इसमें क्या है, इसमें है कि आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों के लिए क्या किया गया है, इसमें विशेष प्रावधान किया गया है। लोगों के लिए क्या किया गया, विशेष प्रावधान।
जो कि अनुच्छेद 15(6) है दोस्तों। ये 103वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जुड़ा है। और इसमें क्या है, इसमें जो सामान्य वर्ग के जो अन्य पिछड़े लोग हैं वो आर्थिक आधार पर, इसकी सीमा दोस्तों 8 लाख की गई है कि 8 लाख से ऊपर जिनकी आय नहीं है वो क्या है, किस में आएंगे, आर्थिक पिछड़े वर्ग में आएंगे, सामान्य कैटेगरी के लोग। तो उनके लिए 10% के आरक्षण की व्यवस्था की गई। कितने आरक्षण की व्यवस्था की गई दोस्तों? 10%। वो अनुच्छेद 15(6) के माध्यम से की गई है। 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है दोस्तों। तो ये था कुछ अनुच्छेद 15 की कहानी। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 16। इसका स्क्रीन तो दोस्तों हम देखते हैं हमारे अनुच्छेद 16। जो अनुच्छेद 16 है ये क्या कहता है? ये कहता है जो लोक नियोजन है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अवसर की समानता मतलब क्या है दोस्तों? जैसे जो भी कोई लोक नियोजन के विषय होंगे उनमें सभी को अवसर की समानता मिलेगी दोस्तों। लोक नियोजन के माध्यम से कि लोक नियोजन जैसे कि लोक नियोजन या नियुक्ति, उसमें सभी को क्या अवसर की समानता होगी। और दोस्तों किसी भी व्यक्ति को जन्म, मूल वंश, जाति व धर्म व जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, नियुक्ति के लिए अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। ये कहता है अपना अनुच्छेद 16 का भाग 2। तो अब दोस्तों हम देखते हैं अनुच्छेद 16 का भाग 4। ये क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके लिए राज्य क्या कर सकता है? इसके लिए राज्य कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। विशेष उपबंध। तो अनुच्छेद 16 राज्य को शक्ति देता है कि ये 16(4) कि ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, या हम सीधी भाषा में बोले तो आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है उनके उत्थान के लिए। क्योंकि कुछ वर्ग हम देखते हैं कि हमारे संविधान में जब अधिकार दिए गए थे उस समय सभी की स्थिति एक जैसी नहीं थी। कुछ लोग पिछड़े हुए रह गए थे, तो उनको एक सामान्य मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए थे। उन्हीं में आता है अपना अनुच्छेद 16(4) जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। अब आता है दोस्तों अनुच्छेद। तो दोस्तों अनुच्छेद 16 का भाग 5 कहता है कि ऐसी संस्थाएं जो धार्मिक आधार पे हो, धार्मिक व सांप्रदायिक आधार पे बनाई गई हो, ये संस्थाएं जो धार्मिक व सांप्रदायिक आधार पर बनाई गई है, उसमें जो व्यक्ति पद, उसमें जो अध्यक्ष या विशेष पद है वो उसी संप्रदाय के लिए जिस संप्रदाय की वो क्या है वो संस्था है, तो उसके लिए ही वो पद आरक्षित करने की व्यवस्था किसमें दी गई है? अनुच्छेद 15(5) में, अनुच्छेद 16(5) में सॉरी। विशेष समुदाय के लिए पद को क्या रख किया जा सकता है? आरक्षित। विशेष समुदाय के व्यक्ति को क्या दिया जा सकता है कि वो पद उसी के समुदाय के लिए आरक्षित होगा। जैसे कि हम देखते हैं जो मदरसे होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे मदरसे हैं मुसलमानों के, तो उनमें केवल उन्हीं को नियुक्ति दी जाएगी, उन्हीं को टीचर वगैरह या अन्य पदों पर नियुक्ति दी जाती है, या फिर अन्य और संस्थाएं। और इसके अलावा जो अनुच्छेद 16(6) दोस्तों ये अभी मैंने पहले बताया था कि ये किससे संबंधित है? आर्थिक आरक्षण से संबंधित है।
आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया जाता है इससे संबंधित ये, जो कि जिसकी बात हम अनुच्छेद 15(6) में कर चुके हैं। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? ये 103वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है, इसको जोड़ा गया है 2019 में, जनवरी 2019 में। तो दोस्तों अनुच्छेद 16(4) के तहत पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया किसकी अध्यक्षता में? काका कालेलकर की अध्यक्षता में। जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग है इसकी स्थापना की गई काका कालेलकर की अध्यक्षता में। कब की गई? 1953 में। अध्यक्ष थे 1953 में की गई। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? गठन किया गया 1953 में इसका, और इसने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में। 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। और दोस्तों मैं एक बात बताऊं आपको, जो अनुच्छेद 340, 341 व 342 ये क्या है दोस्तों? ये तीनों अनुच्छेद 340 तो करता है ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थिति की जांच, वह उनके एक प्रकार से उनको परिभाषित करता है। 340 अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को, अन्य पिछड़ा वर्ग को, और 341 ये एसटी और 342 ये ओबीसी को, सॉरी एससी को डिफाइन करता है। तो 340 अनुच्छेद 340 के तहत ही ओबीसी की स्थिति व जांच के लिए क्या किया गया? पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ये किसकी अध्यक्षता में किया? काका कालेलकर की अध्यक्षता में। इसने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में। इसके बाद में आता है मोरारजी देसाई के समय, 1978 का समय। उस समय के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ये उस समय के क्या थे? प्रधानमंत्री। तो एक इनके टाइम में क्या हुआ? जो वीपी मंडल थे, कौन? वीपी मंडल। मोरारजी देसाई ने वीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसे हम द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जानते हैं। क्या था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसकी स्थापना की गई 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार के टाइम। इसने 1979 में अपना कार्य प्रारंभ किया। कब किया? 1979 में। और 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1980 में क्या किया? इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने 3743 जातियों की क्या की? पहचान की, जो कि आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई थी, आर्थिक और सामाजिक रूप से। चूंकि शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों की पहचान की 3743 जातियों की, जो कि 52% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती थी। कितने प्रतिशत? 52% जनसंख्या। 52% जनसंख्या का क्या करती थी? प्रतिनिधित्व करती थी। तो इसमें एसटी व एससी शामिल नहीं थी। तो इसी के आधार पर इस रिपोर्ट को लागू किया गया और इस पर पूरा आरक्षण कितना कर दिया गया? 50% आरक्षण कर दिया गया। इसके आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया। कितना? 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया, इसी की सिफारिश के आधार पर, जो कि वीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित किया गया था
इसने 3743 जातियों की पहचान की और इसी के सिफारिश के आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। इसने अपने कार्य का प्रारंभ किया था 1979 में और 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर अब हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों क्या है, इसकी जो रिपोर्ट आई थी वीपी मंडल की, किसकी, वीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी ना, इसकी आई थी 1980 में। इसके आधार पर क्या किया गया, जब वीपी सिंह की सरकार आई 10 वर्ष पश्चात कितने वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात वीपी सिंह की सरकार आई। वीपी सिंह ये कौन थे, उस समय के प्रधानमंत्री थे। तो इनके नेतृत्व में जो सरकार बनी उसने क्या किया, जो वीपी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करके कितना 27% आरक्षण लागू कर दिया ओबीसी के लिए। और इसके बाद में क्या होता है, जो 1991 में जो नरसिम्हा राव थे, कौन, नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव की जो सरकार आई उन्होंने क्या किया, इसमें 2 परिवर्तन प्रस्तुत किए, जिसमें से एक था कि जो ओबीसी में से जो क्रीमिलेयर श्रेणी थी, इसमें क्या थी, क्रीमिलेयर श्रेणी, उसको अलग किया गया। जो क्रिमिनल थे उसको क्या किया गया, अलग किया गया। और इसके अलावा जो 10% आरक्षण वो इसके ओबीसी के गरीब वर्गों को दिया गया। कितना प्रतिशत, 10%। यह आरक्षण की व्यवस्था किसके लिए की गई, गरीब वर्ग, जो ओबीसी का गरीब वर्ग था। ओबीसी का जो गरीब वर्ग था इसके लिए किया गया 10% की अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये 2 परिवर्तन 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने प्रस्तुत किए। तो दोस्तों इसी के आधार पर 1993 में क्या किया गया, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसकी स्थापना की गई। ये एक अधिनियम के माध्यम से की गई। तो दोस्तों ये थी कुछ कहानी अनुच्छेद 16 की। अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 17। दोस्तों जो अनुच्छेद 17 है इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें अस्पृश्यता क्या है, अस्पृश्यता। इसमें क्या किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। दोस्तों हम हमारे भारतीय समाज में देखते हैं कि आज भी बहुत सारी जातियों का यहाँ से पानी भी नहीं पिया जाता और बहुत सारी जातियों को जातीय शब्दों से संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों इसी के तहत अनुच्छेद 17 के तहत कहा गया है कि क्या करके भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसके द्वारा जो भी ऐसे कोई अपराध में लिप्त होगा जो कि ये कार्य करेगा, छुआछूत का कार्य करेगा, तो इसे क्या है, अपराध की श्रेणी में माना गया है। और संसद को यह अधिकार दिया गया है कि इसके लिए कानून बनाए संसद और उसके तहत उसे अपराध घोषित करे और उसके लिए सजा नियत करे। तो इसी के तहत जो 1955 का जो था क्या, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, ये कब लागू किया गया, 1955 में ये बनाया गया। तो अब ये किस नाम से जाना जाता है, 1976 से, 1976 से ये जाना जाता है तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है।
जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है इसके नाम से जाना जाता है 1976 से। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों अनुच्छेद 17 की। तो इसमें क्या गया, छुआछूत का अंत किया गया है, मतलब अस्पृश्यता। तो आपको भी ये चाहिए कि आप भी अनुच्छेद 17 का पालन करें और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयास करें। अब देखते हैं दोस्तों हमें अनुच्छेद 18। तो इससे पहले आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम देखते हैं अनुच्छेद 18। दोस्तों अनुच्छेद 18 में बताया गया है ये उपाधियों का अंत किया गया है। इसमें उपाधियों का अंत है। तो दोस्तों पहले अंग्रेजों के टाइम में खूब सारी उपाधियां दी जाती थी, जैसे कि गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि या नाइट की उपाधि दी गई थी। तो ऐसी उपाधियों का क्या किया गया, इसे अनुच्छेद 18 के माध्यम से अंत किया गया। इसमें केवल सेना है, जो सेना है और विद्या से संबंधित, जो आपकी कला, जैसे कि आपके खेल कौशल, जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, तो ये क्या आते हैं, विद्या के क्षेत्र आते हैं। तो इनके अलावा सभी उपाधियों का अंत किया गया है, सेना व विद्या के अलावा सभी प्रकार की उपाधियों का क्या किया गया है, अंत किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी नागरिक क्या नहीं कर सकता, ये किसी विदेशी राज्य से उपाधि धारण नहीं कर सकता। विदेशी राज्य से क्या नहीं कर सकता, उपाधि नहीं ले सकता। तो दोस्तों कब तक आप सोच रहे हो कि अगर भारतीय नागरिक कोई उपाधि नहीं ले सकता तो फिर बहुत सारे लोगों को विदेशी यूनिवर्सिटी से किस तरह से उपाधियां मिल जाती हैं। तो दोस्तों वो मिलती है किससे, राष्ट्रपति के, हमारा जो राष्ट्रपति है उसकी अनुमति से, इसकी अनुमति से उपाधियां मिलती है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि सेना और विद्या के अलावा सारी उपाधियों का अंत किया जाता है। और नागरिक जो विदेशी कोई भी, इसके अलावा जो दोस्तों जो भी कोई विदेशी नागरिक जो कि भारत सरकार के अंडर कोई लाभ का धारण करता है, कोई नौकरी वगैरह करता है, तो वो भी क्या नहीं कर सकता, वो भी कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। ऐसा प्रावधान किया गया है। ये विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है, जो कि भारत सरकार के तहत लाभ का पद धारण किया हो, जिसने तो नौकरी वगैरह करता हो। जो भारत सरकार है इसके अंडर में क्या करता हो, नौकरी करता हो, या फिर कोई उच्च पद धारण करता हो, तो वो भी क्या नहीं कर सकता, उपाधियां नहीं ले सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार में। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि हमें पता लगता रहे कि किस तरह से क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है और किस तरह से आपको क्लास लग रही है, ये उसी से हमें पता लगता है। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में।